गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या ब्रिटिश आर्थिक नीति के प्रभाव और आर्थिक नीति एवं उसके प्रभाव है ना, ये चीज़ें देख रहे थे ना। तो हमारे कितने लेक्चर हो गए, इसका आज हम रिवीजन भी देख लेंगे है ना, रिवीजन भी कर लेंगे इसका, रिवीजन भी कर लेंगे। और जो हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था आधा रह गया था विशेषता, मुख्य रूप से हमने 3 विशेषताएं देख ली थी, क्या क्या देख लिया था ये भी हम देखेंगे। और ये चौथी विशेषता है ना। इसके बाद इसके उद्देश्य देखेंगे कि मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है। इसके बाद हम महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, इसका प्रारंभ कब हुआ और इसके जनक कौन है महलवाड़ी व्यवस्था के, और क्षेत्र देखेंगे। उसके बाद विशेषता देखेंगे कि महलवाड़ी व्यवस्था की विशेषता क्या है। इसके बाद हम ओवरऑल क्या एक बार रिवीजन कर लेंगे कि हमने जो ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसके प्रभाव में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, क्या हमारे जितनी भी क्लासेस है उसका एक बार हम रिवीजन कर लेंगे है ना। तो हमारा क्या ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम जो जनजातीय आंदोलन है या किसान आंदोलन है इसमें से कोई एक स्टार्ट कर देंगे है ना। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में हमने 3 विशेषता देखी थी पहले, जो उसमें क्या था, किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। और जो लगान लगभग 50% वसूली जाती थी। लगान ना देने पर क्या होता था, लगान ना देने पर क्या होता था कि भूमि छीन ली जाती थी किसानों से। और तीसरी क्या थी, भू राजस्व का आधार क्या था, भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर लगान वसूला जाता था है ना। तो ये 3 विशेषताएं हमने देखी ली थी रैयतवाड़ी व्यवस्था में। इसका क्षेत्र भी देख लिया था। इसका प्रारंभ थॉमस मुनरो ने बाद में किया था 1820 में। सर्वप्रथम कर्नल रीड के द्वारा इसका प्रारंभ किया था 1792 में है ना। और विशेषता में देखेंगे हम कि महाजन वर्ग का उदय हुआ जो किसानों का शोषण करता था है ना। तो क्या 4th विशेषता में हम लिख देंगे कि महाजन वर्ग का उदय हुआ जो किसानों का शोषण करता था। किस प्रकार कि जो महाजन आज भी विद्यमान है पर बहुत कम लेवल पर है ना। तो महाजन क्या करते थे, जो किसानों को ऋण देते थे और जिसकी ब्याज दर बहुत अधिक थी, क्या थी, ब्याज दर बहुत अधिक थी है ना। तो महाजन वर्ग का उदय हुआ जिससे क्या किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ है ना। इसके बाद अगर हम इसकी विशेषता देखें रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो सरकारी आय में क्या वृद्धि करना और बिचौलिए जो वर्ग है जो मध्यस्थता की निभाते हैं ना, मध्यस्थता की भूमिका निभाते उनको समाप्त करना है ना। तो ये 2 उद्देश्य सरकारी आय में वृद्धि करना, जो कि हमने जो कौन सी हमारी स्थायी बंदोबस्ती है उसमें भी हमने यही देखा था, सरकारी आय में वृद्धि करना और बिचौलियों वर्ग को समाप्त करना, जो मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं उनको समाप्त करना। तो हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था भी आज कंप्लीट हो गई है। अब महलवाड़ी व्यवस्था देखेंगे, जिसका प्रारंभ कब हुआ था और किसके द्वारा शुरुआत की थी। तो इसके जनक होल्ट मैकेजी थे, होल्ट मैकेजी इनके जनक थे। और अगर हम देखें क्षेत्र, जैसे जो रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्षेत्र हम देखेंगे तो मद्रास था और असम का कुछ क्षेत्र था और 51% क्षेत्र पर ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। उसी प्रकार हमने देखा था स्थायी बंदोबस्ती, तो वो कितने % क्षेत्रफल पर थी, तो 19% क्षेत्रफल पर थी है ना। इसके बाद इसका देखेंगे महलवाड़ी व्यवस्था, तो ये मध्य प्रांत, पंजाब और आगरा में 30% भूभाग पर इसका ये लागू थी, कौन सी, महलवाड़ी व्यवस्था। तो इसकी विशेषता हम देखेंगे, तो इसमें क्या हुआ था, सर्वप्रथम मानचित्र व रजिस्टरों का प्रयोग किया था, मानचित्र एवं रजिस्टरों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और पूरे गांव या महल के जमींदारों को दिया जाता था, क्या किया जाता था, जो भूमि है वो पूरे महल या गांव के जमींदारों को दी जाती थी। और लगान का निर्धारण महल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर होता था। जैसे क्या रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या जो क्षेत्रफल के आधार पर होता था, और इसी प्रकार इसका लगान का निर्धारण क्या महल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर होता था है ना। इसके बाद हम देखेंगे 4th विशेषता में महल प्रमुख को यह अधिकार था कि
लगान न देने वाले को भूमि से बेदखल कर दिया जाए, है ना। और महल के मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली क्या बना दिया गया था, किसको, महल के मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया गया था महलवाड़ी व्यवस्था में। और इस व्यवस्था से सरकार और किसानों के मध्य क्या प्रत्यक्ष जो संबंध था वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। क्या इस व्यवस्था से क्या सरकार और किसानों के मध्य जो प्रत्यक्ष संबंध बना हुआ था वो क्या हो गया था, समाप्त, है ना। तो हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था देख ली, इसके जनक देख लिया, होल्ट मैकेंजी, क्षेत्र देख लिया, मध्य प्रांत, पंजाब, आगरा, और जो कि 30% भूभाग पर था। विशेषता में हमने देख लिया सर्वप्रथम मानचित्र में रजिस्टरों का प्रयोग हुआ था, और जो गांव या महल जमींदारों के अधीन लगान का निर्धारण महल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर होता था ना। और जो महल प्रमुखों को यह अधिकार था कि वो लगान न देने वाले को भूमि से बेदखल कर दे, और महल के जो मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया था इसमें। और इस व्यवस्था से क्या सरकार और किसानों के मध्य जो प्रत्यक्ष संबंध था वो समाप्त हो गया था ना। अभी हम रिवीजन देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने औपनिवेशिक, है ना, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हमने 3 चीज़ें देखी। बस हम शॉर्ट में ऐसा रिवीजन कर लेते हैं। वाणिज्यिक चरण देखा हमने। सबसे पहले वाणिज्यिक चरण में क्या चीज़ें हुई ये आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। क्या हमने इसको 7 मार्क्स में भी देखा है और 2 मार्क्स में भी देखा है। इसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद का चरण जो कि 1818 से लेके 1858 तक था। इसके बाद हमने देखा वित्तीय पूंजीवाद का चरण देखा जो कि 1858 से 1947 तक ये था ना। औद्योगिक पूंजीवाद में क्या हुआ था, 3 चीज़ें थी कि जो ब्रिटेन में उस समय क्या हो रही थी, औद्योगिक क्रांति चल रही थी। क्या औद्योगिक क्रांति चल रही थी। उसमें क्या 3 चीज़ें देखने को मिली कि जो ब्रिटेन से विनिर्मित माल है उसके लिए क्या ब्रिटेन को क्या विशाल बाजार की ज़रूरत थी, है ना। और कच्चे माल की आपूर्ति की ज़रूरत थी। और क्या थी, खाद्यान्न की आपूर्ति, है ना। किसकी, खाद्यान्न की आपूर्ति। तो इससे क्या जो भारत से क्या हो रहा था, ब्रिटेन को भारत से क्या एक विशाल बाजार भी मिल रहा था, कच्चे माल की आपूर्ति भी हो रही थी और खाद्यान्न की भी आपूर्ति हो रही थी। इसके बाद हमने देखा वित्तीय पूंजीवाद के चरण में क्या हुआ, जो औद्योगिक क्रांति के समय क्या जो हमारा विशाल बाजार है और कच्चे माल में क्या प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी थी, है ना। तो हमने इसको 7 मार्क्स में भी देख लिया था, 2 मार्क्स में भी देख लिया था। इसके बाद हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी, भू राजस्व व्यवस्था पढ़ी थी ना, जो कि अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई थी, है ना। तो मुख्य रूप से 4 भू राजस्व व्यवस्था थी। एक तो इजारेदारी व्यवस्था थी, इजारेदारी प्रथा हम देखेंगे। इसके बाद हमने क्या देखा था, स्थायी बंदोबस्ती। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, इजारेदारी, स्थायी बंदोबस्ती या इस्तमरारी। इसके बाद हमने देखा रैयतवाड़ी प्रथा। इसके बाद 4th है महलवाड़ी, है ना। तो आज हमारा महलवाड़ी भी हो गया। रैयतवाड़ी में क्या था, रैयतवाड़ी में अगर इसमें क्या थी, पंचवर्षीय ठेके पर भूमि ली जाती थी, है ना। तो इसमें क्या था, पंचवर्षीय क्या ठेके पर भूमि ली जाती थी। और उद्देश्य तो सभी का यही था कि जो सरकारी आय में क्या वृद्धि करना, है ना। चारों का एक उद्देश्य आपको कॉमन लेकर चलना है कि राष्ट्रीय आय वो सरकारी आय में क्या वृद्धि करना। इसके बाद स्थायी बंदोबस्ती में क्या जमींदारों को क्या भूमि का स्वामी बना दिया गया था। क्या जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। और ये कितने % क्षेत्रफल पर थी, 19%, है ना। इसमें आ जाएगा आपका बंगाल आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का बनारस, उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र, है ना। तो इसमें 19% भूभाग पर ये लागू थी। और रैयतवाड़ी में हम देखेंगे तो किसानों को क्या भूमि का स्वामी बना दिया गया था ना। इसमें स्थायी बंदोबस्ती में हमने इसकी विशेषता भी देखा था, इसके लाभ हानि भी देखी थी। इसकी क्या देखी थी, लाभ हानि, विशेषता, इसके उद्देश्य, प्रारंभ कब हुआ था और क्षेत्रफल, ये 5 चीज़ें हमने इसकी देखी थी। रैयतवाड़ी में क्या किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था ना। और ये कितने % क्षेत्रफल लागू थी,
51 है ना। तो ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर लागू थी, जिसमें मद्रास आ जाएगा, बम्बई आ जाएगा, असम के कुछ क्षेत्र, तो 51% क्षेत्रफल पर ये लागू थी। इसके बाद हम देखेंगे महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था में क्या, पूरे महल को भूमि दी जाती थी। उसके बाद महल या संपूर्ण गांव के आधार पर क्या लगान की वसूली की जाती थी, है ना। और रैयतवाड़ी में हमने देखा कि महाजन वर्ग का उदय भी हुआ था, है ना। इसके बाद जो महलवाड़ी व्यवस्था वो कितने परसेंट भाग पे लागू थी, तो 30% है, जो हमने देखा मध्य प्रांत में। मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश के अंतर्गत पंजाब और आगरा में महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी, है ना। तो आज के लेक्चर में हमारा ब्रिटिश आर्थिक नीति एवं उसके प्रभाव कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने रिवीजन भी कर लिया कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी, वाणिज्य चरण, है ना, औद्योगिक वित्तीय पूंजीवाद, है ना, और भू राजस्व व्यवस्था में इजारेदारी, स्थायी रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, है ना। तो ये चारों व्यवस्था हमने देख ली, इसकी विशेषताएं देख ली, इसका प्रारंभ कब हुआ, इसके क्षेत्र देख लिए, है ना, और इसके लाभ हानि देख ली, और इसके मुख्य रूप से उद्देश्य देख लिए, है ना। तो ये चारों को हमने 11 मार्क्स में भी देख लिया, 7 मार्क्स में भी देख लिया, और 2 मार्क्स में तो अपने आप ही वो हो ही जाएगा कि प्रारंभ हमको लिखना है और इसके क्षेत्र लिखना है और कुछ विशेषता लिख देंगे ना, तो ये हमारे 2 मार्क्स में कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो हमने ये चारों भू राजस्व व्यवस्था देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या, जो जनजातीय आंदोलन है या जो किसानों का आंदोलन हुए हैं वो देखेंगे हम।